नमस्कार दोस्तों, बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज के हमारे इकोनॉमी एसेंशियल की सीरीज में हमारे लिए चर्चा का विषय सरकार की तरफ से जो घोषणा की गई है उसके संदर्भ में है। और सरकार के द्वारा घोषणा ये की गई है कि विश्व की शायद सबसे बड़ी एक तरह से अनाज भंडार करने की एक योजना भारत सरकार के द्वारा प्रारंभ की जा रही है। तो ये जो वर्ल्ड की लार्जेस्ट एक स्टोरेज स्कीम के बारे में सरकार की कल घोषणा आई है, उसी के संदर्भ में हम चर्चा करेंगे और देखेंगे इसके अलग अलग पक्ष किस रूप में अर्थव्यवस्था के साथ में जुड़े हुए हैं। जब भी हम भंडारण की बात करते हैं तो भंडारण का प्रमुख रूप से उपयोग रहता है कि जो भी कृषि की फसल है वो तुरंत अगर बाजार में एक तरह से पहुंच जाती है, जब भी फसल कट कर आती है तो मूल्य बेहतर नहीं मिलता है। क्योंकि जब एक तरह से फसल की कटाई का देखिए आप सत्र रहता है तो ये बात लगभग सभी जानते हैं, कटाई के समय बाजार में फसल की जो आपूर्ति है वो आवश्यकता से एक तरह से ज़्यादा रहती है और अगर आवश्यकता से ज़्यादा वस्तु है तो यहाँ पर मूल्य एक तरह से क्या है, घटने की संभावना रहती है। यानी सामान्य तौर पर किसान को उतने बेहतर मूल्य मिलने की संभावना नहीं रहती है। एक बड़ा कारण कह सकते हैं कि भारत में किसानों को बेहतर मूल्य नहीं मिलने का ये है कि फसल कटने के बाद उन्हें तुरंत फसल को बेचना पड़ता है। तो सरकार की तरफ से ये योजना जो लाई गई है, इसका उद्देश्य यही है कि जो अनाज का भंडारण है उसकी स्थितियों को भारत में मजबूत किया जाए। तो ऐसा नहीं है कि भंडारण नहीं होता, बिल्कुल होता है। सरकार की तरफ से एफसीआई की अगर हम बात करें, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, उसके द्वारा बड़े पैमाने पर सरकारी अनाज की खरीद की जाती है जो प्रमुख रूप से एमएसपी पर आधारित रहता है, यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर। लेकिन एफसीआई के ऊपर आप देखें बोझ काफ़ी ज़्यादा है और जगह जगह आप ऐसे समाचार सुनते रहते हैं कि बहुत सारा जो अनाज है वो खुले में खराब हो रहा है। तो भंडारण का एफसीआई के ऊपर जो दबाव है उसको थोड़ा घटाने के लिए प्रमुख रूप से सरकार की तरफ से ये घोषणा की गई है और यहाँ पर ये माना गया है कि इससे अलग अलग कृषि क्षेत्र में लाभ होंगे। साथ साथ कुछ कह सकते हैं कि जो खाद्य सुरक्षा है वहाँ पर सरकार के बिल में भी एक तरह से कमी आएगी, यानी राशन की दुकानों पर जो राशन दिया जा रहा है वहाँ पर भी लागत में गिरावट आएगी, सरकार का ऐसा कहना है। तो इस योजना के संदर्भ में कैबिनेट का जो निर्णय कल हुआ है उसी के अलग अलग पक्षों की हम यहाँ पर आगे चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम देखें ये स्कीम है क्या। तो स्कीम में सरकार ने कहा है कि वो लगभग 1 लाख करोड़ रुपए यहाँ पर स्कीम में खर्च करेंगे और सहकारी क्षेत्र के माध्यम से, यानी जो कोऑपरेटिव एक तरह से सोसाइटीज़ हैं उनके माध्यम से भंडारण की जो सुविधा है वो भारत में विकसित की जाएगी। यानी यहाँ पर जो सहकारी एक तरह से संस्थाएं हैं उनको प्रमुख रूप से आप देखें यहाँ पर उपयोग किया जाएगा और सरकार कह रही है कि विश्व में सबसे बड़ी एक तरह से खाद्यान्न के भंडारण की योजना बनेगी। यहाँ पर सरकार का ये कहना है कि इस योजना के माध्यम से हमारी कोशिश ये है कि लगभग हम 700 लाख टन, या इसे आप 70 मिलियन टन भी कह सकते हैं, तो लगभग 700 लाख टन जो क्षमता है वो हम भंडारण की बढ़ाना चाहते हैं। यानी ये क्षमता एक तरह से भारत में जोड़ी जाएगी। ये जो सरकार की तरफ से योजना लाई गई है, अगर हम वर्तमान में इस योजना की बात करें और अगर हम वर्तमान स्थितियों में देखें तो लगभग 1450 लाख टन हमारे पास अनाज भंडारण की क्षमता है। तो इसमें अगर ये 700 जुड़ जाएगा तो आप सोच सकते हैं लगभग 2150 लाख टन हमारे पास एक तरह से भंडारण की क्षमता आ जाएगी। और ये क्षमता भविष्य के लिए कई प्रकार के कह सकते हैं कि जो आर्थिक लाभ है उनके रूप में अर्थव्यवस्था में दिखाई पड़ेगी। खाद्य सुरक्षा तो आप देखिए प्रमुख रूप से इससे जुड़ा हुआ एक पक्ष है ही है। ये पक्ष तो हम सीधे तौर पर दे सकते हैं कि अगर अनाज को भंडार करके रखा गया है तो आगे के लिए खाद्य सुरक्षा की एक स्थिति बनती है। लेकिन इनके अन्य आर्थिक लाभ भी हैं। तो क्या इसके प्रमुख उद्देश्य है, अभी आगे हम चर्चा करते हैं। तो यहाँ सरकार का कहना है कि प्रमुख रूप से ये जो भंडारण की व्यवस्था है, ये सरकार जो स्कीम लेकर आई है इसमें किसानों के लिए आप देखें जो ऋण की एक तरह से स्थिति है वो भी बनती है। यानी मान लीजिए अगर कोई किसान ये है, उसने किसी सहकारी समिति के द्वारा मान लीजिए कोई भंडारण की व्यवस्था चलाई जाती है और यहाँ पर अपना अनाज रखा हुआ है, तो ये जो भंडारण यहाँ पर किया गया है इसकी रसीद के आधार पर जो भी यहाँ पर एक तरह से उसने अनाज रखा हुआ है, मान लीजिए 1 लाख रुपए का अनाज है, तो जो उसके अनाज का मूल्य है उसके 70% भाग को एक तरह से वो ऋण के रूप में सहकारी समितियों से प्राप्त कर पाएगा। तो सरकार ये भी कह रही है कि भंडारण के साथ साथ किसान अपनी उस फसल के आधार पर जो ऋण की स्थितियाँ उसमें भी एक तरह से जा पाएगा। आप देखिए इसी तरह का जो अलग अलग प्रकार के भंडार गृह हैं उनके माध्यम से निगोशिएबल वेयरहाउस रिसीट NWR का कॉन्सेप्ट चल रहा है, जिसको हम इलेक्ट्रॉनिक निगोशिएबल वेयरहाउस रिसीट कहते हैं। यहाँ पर किसी भी भंडार गृह में अपनी फसल को रखकर जो आपको रसीद मिलती है उस रसीद के आधार पर बैंक आपको 70-80% तक का लोन देते हैं। तो उसी तरीके का एक तरह से जो तंत्र वो यहाँ पर भी लगाया जाएगा। यानी भंडारण के लिए जो फसल किसान लाएंगे उस पर जमा पर जो भी वैल्यू रहेगी फसल की उस पर उनको 70% तक एक तरह से ऋण की स्थितियाँ भी बनेगी। तो ये ग्रामीण क्षेत्र में आप देखें कि भंडारण के साथ साथ एक जो ऋण की समस्या है, जैसे सेठ या साहूकार या व्यापारियों से ज़्यादा ब्याज दर पर जो ऋण लिया जाता है, उन स्थितियों को कहीं ना कहीं एक यहाँ पर विराम मिलेगा।
तो इसका एक ये भी परिणाम हो सकता है कि जो संस्थागत ऋण की स्थितियां हैं वो एक तरह से ग्रामीण क्षेत्र में और ज़्यादा मजबूत होंगी, और इससे जो भी एक तरह से व्यापारी या साहूकार के चंगुल में किसान फंस जाते हैं वो स्थितियां घटेंगी। सरकार का यह कहना है कि लगभग कोशिश सरकार की ये है कि भारत के जो 7200 अलग अलग ब्लॉक हैं, क्योंकि ये भंडारण की योजना को ब्लॉक के स्तर पर लागू किया जाएगा, तो 7200 हमारे अगर हम ब्लॉक की बात करते हैं तो उन ब्लॉक में एक तरह से जो ब्लॉक विकास कार्यालय हैं यानी ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिस है, उनके द्वारा एक तरह से ये 2000 टन की क्षमता वाले भंडारगृह एक तरह से विकसित किए जाएंगे। तो पहला प्रमुख रूप से यहाँ पर यह प्रयास है कि हर ब्लॉक में एक तरह से ये 2000 टन की क्षमता वाले भंडारगृह बनाए जाएं। तो अगर ब्लॉक लेवल पर आप भंडारण कर देते हैं तो कहीं ना कहीं भंडारण के लिए जो केवल एक जिम्मेदारी केंद्र की तरफ से एफसीआई के ऊपर है वो थोड़ी सी घटेगी, और ब्लॉक यानी काफ़ी निचले स्तर पर भंडारण रहेगा। तो किसी भी अगर राज्य में, जिले में या ग्रामीण क्षेत्र में अचानक मान लीजिए अनाज की आवश्यकता है तो ब्लॉक का ये जो भंडारण है वहाँ से सीधे पहुँच सकता है। तो ब्लॉक लेवल पर ये जो भंडारण इस योजना में किया जा रहा है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ पर सरकार ये भी कह रही है कि लगभग 63,000 भारत में जो प्राथमिक कृषि सहकारी समितियाँ एक तरह से जो प्रमुख रूप से संचालित हो रही हैं, इनको हम कह सकते हैं कि ये एक तरह से जो हमारा सहकारी बैंक का तंत्र है उसमें सबसे निचले स्तर पर है, जिनको हम प्राथमिक कृषि साख समितियाँ कहते हैं यानी प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज़। तो इनके द्वारा भी एक तरह से भंडारगृह संचालित किए जाएंगे, और ये 500 से लेकर 2000 टन की क्षमता के बीच में होंगे। तो कुछ तो एक तरह से ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिस के माध्यम से, और साथ साथ बड़े पैमाने पर जो सहकारी समितियां हैं सबसे निचले स्तर पर यानी प्राथमिक कृषि साख समितियां, उनके द्वारा यह भंडार की सुविधाएं विकसित की जाएंगी। अब ये जो पूरे भंडारण के लिए सरकार योजना लेकर आ रही है, इसका पूरी तरह से नियंत्रण करने के लिए या इसमें समन्वय करने के लिए भारत सरकार की तरफ से जो सहकारिता मंत्री होंगे उनकी अध्यक्षता में एक अंतर मंत्रालयीय समिति बनाई जा रही है, यानी इंटर मिनिस्ट्रियल एक तरह की कमेटी बनाई जा रही है। और इसमें अगर हम देखें तो सहकारिता मंत्री तो अध्यक्ष होंगे ही, साथ इसमें आप देखें कृषि और किसान कल्याण मंत्री होंगे सदस्य, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री होंगे सदस्य, और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यहाँ पर सदस्य होंगे, और संबंधित जो विभाग है वहाँ के जो सचिव होंगे वो इसमें सदस्य होंगे। तो ये जो अंतर मंत्रालय समिति बनाई जा रही है ये पूरी परियोजना को कहीं ना कहीं नियंत्रित करने का काम करेगी। तो भंडारण की अगर ये योजना लाई गई है तो बड़े उद्देश्य इसमें क्या छिपे हुए हैं। जैसे शुरुआत में हमने देखा किसान के लिए एक आमदनी की स्थिति बढ़ेगी, तो भंडारण की जो कमी के कारण खाद्यान्न का नुकसान होता है वो रुकेगा। तो एफसीआई के पास जो भंडारण की सुविधा है वो बहुत कह सकते हैं व्यापक स्तर पर नहीं है, या कह सकते हैं थोड़ी कम पड़ रही है। तो ये जो यहाँ पर अनाज के खराब होने की स्थितियाँ वो काफ़ी हद तक रुक पाएंगी, क्योंकि आप देख रहे हैं कि लगभग 700 लाख टन एक भंडारण की क्षमता सरकार, और सरकार का ये कहना है कि आने वाले 5 वर्ष में ये क्षमता हम प्रमुख रूप से विकसित करेंगे यानी 2028 तक। और भंडारण के अभाव में आप देखें अगर किसान फसल को काट कर ला रहा है खेत से और उसे तुरंत बाजार में बेचना है, तो क्योंकि सप्लाई ज़्यादा रहती है, भाई सभी किसान फसल को काट कर बाजार में ला रहे हैं तो आपूर्ति ज़्यादा है, तो मूल्य में क्या होती है, थोड़ी गिरावट आ जाती है। तो अगर किसान भंडारगृह की सुविधा उसको मिल जाए, कहीं पर उसको स्टोर करने की सुविधा मिल जाए, और वो भी ब्लॉक के स्तर पर, तो वहाँ पर फसल को वो जमा करके जब थोड़े बेहतर मूल्य होंगे तब आगे चल के फसल को बेच सकता है। तो अचानक क्या कह सकते हैं कि दबाव में आकर किसान के द्वारा अचानक जो फसलें बेची जाती हैं, जब भी फसल कट के आती है, वो प्रक्रिया थोड़ी सी रुकेगी। तो यहाँ पर एक बड़ा पक्ष ये है कि जो किसान है उसकी जो आय को दोगुना करने की सरकार की एक जो पहल है उसमें किसान की आय को कहीं ना कहीं हम बढ़ाने में एक तरह से सफल हो पाएंगे। एक बड़ा उद्देश्य ये है। साथ साथ आयात पर निर्भरता कम होगी, क्योंकि हम भंडारगृह विकसित करने वाले हैं। तो अभी यहाँ पर अनाज की बात कर रहे हैं, ये आगे चलकर और विस्तारित किया जा सकता है। तो जो भी वस्तुएं, जैसे अगर हम दाल की बात करें या प्याज जैसी फसलों की बात करें जहाँ पर मूल्य में बड़े परिवर्तन होते हैं, तो उनके संदर्भ में भंडारण की सुविधाओं को भविष्य में बनाकर हम आयात पर निर्भरता एक तरह से घटा सकते हैं। तो ये स्थिति भी आगे मजबूत होगी कि अनाज अगर हम भंडारण को बेहतर कर पाएंगे तो शायद हमें आयात की आवश्यकता उतनी न रहेगी, क्योंकि हम भविष्य के लिए भंडारण बेहतर रूप में करेंगे। अभी हमारी क्षमता उतनी ज़्यादा नहीं है। यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि ग्रामीण भावता जो हमारा जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था का भाग है वहाँ पर रोजगार के अवसर भी आएंगे, क्योंकि जब आप स्टोर या भंडार की सुविधा विकसित करेंगे तो वहाँ पर कहीं ना कहीं रोजगार जरूर जनरेट होगा। तो ये ग्रामीण अर्थव्यवस्था में रोजगार के एक नए साधन के रूप में भी आगे बढ़ सकता है। और जैसा हमने बात किया कि एफसीआई का जो बोझ है भंडारण को लेकर वो थोड़ा घटेगा। साथ साथ खाद्यान्न की आपूर्ति में जो परिवहन की लागत है वो कम होगी। देखिए, अगर हम नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट की प्रमुख रूप से बात करें तो 2013 का ये जो कानून है इसके माध्यम से केंद्र सरकार की तरफ से जो राशन है, जैसे अगर हम अंत्योदय अन्न योजना की बात करें या प्राथमिकता वाले परिवार की बात करें, उनको एक तरह से आपूर्ति किया जाता है।
तो ये अनाज एक तरह से एफसीआई के गोडाउन से आप देखें राज्य के जो भी आपके अलग अलग राशन की दुकानें के जो वितरण के तंत्र वहाँ तक पहुँचते हैं। तो केंद्र से राज्य के बीच में ये जो अनाज का परिवहन किया जाता है वो करने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? क्योंकि भंडारण प्रमुख रूप से एफसीआई के गोडाउन में है। तो अगर ब्लॉक के लेवल पर भंडारण होगा तो वहाँ से राशन की दुकान तक अनाज को ले जाना काफ़ी सस्ता पड़ेगा। तो ये जो एक परिवहन की लागत रहती है कि केंद्रीय जो भंडार है वहाँ से अनाज को राज्य के डिपो में ले जाना, वहाँ से राशन की दुकान पर ले जाना, ये लागत जो एक तरह से परिवहन की है वो थोड़ी घटेगी। तो केंद्र राज्य के स्तर पर आप देखें कहीं ना कहीं खाद्यान्न सुरक्षा को लेकर जो खर्च किया जाता है उसमें थोड़ी एक गिरावट देखी जाएगी। तो ये भी एक बड़ा पक्ष है कि खाद्यान्न सुरक्षा को लेकर सरकार की लागत में एक कमी आएगी। एक यहाँ पर पक्ष आप ये भी ध्यान रखें कि सरकार 1 लाख करोड़ की इस योजना को अगर लेकर आ रही है तो इसके लिए फंड कहाँ से आएगा? तो सरकार का कहना है कि 4 अलग अलग माध्यम है जहाँ से वो फंड इकट्ठा करेंगे। पहला, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर जो फंड है वहाँ से कुछ पैसा या कोष लिया जाएगा इस स्कीम के लिए। इसी के साथ साथ एग्रीकल्चर मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम यहाँ से लिया जाएगा। और आप देखें कि जो खाद्य प्रसंस्करण की छोटी इकाइयाँ हैं, जो सूक्ष्म इकाइयाँ हैं, उनको कह सकते हैं कि एक बिल्कुल संगठित रूप में आगे बढ़ाने के लिए सरकार की एक योजना है पीएम फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेज स्कीम यानी PMFME। इस योजना से कुछ एक तरह से संसाधन लिए जाएंगे। साथ साथ पीएम किसान संपदा योजना, तो पीएम किसान संपदा योजना, इसके माध्यम से भी आप देखें कि जो एक तरह से कृषि क्षेत्र है उसमें विकास किया जा रहा है। और इसमें आप देखें मेगा फूड पार्क जो योजना है वो वर्तमान में इसी के माध्यम से संचालित की जा रही है। तो खाद्य प्रसंस्करण को लेकर ये पीएम किसान संपदा योजना काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो ये जो अलग अलग कह सकते हैं स्कीम संचालित हो रही हैं, ये अलग अलग जो फंड है वहाँ से धन एक तरह से इकट्ठा करके 1 लाख करोड़ रुपए सरकार इकट्ठा करेगी और ये जो भंडारण की सुविधा है उसको विकसित करेगी। और इस रूप में सरकार का मानना है कि ये विश्व की सबसे बड़ी भंडारण की एक तरह से स्कीम बनेगी। तो हमारी चर्चा के आधार पर एक प्रारंभिक परीक्षा का हम प्रश्न देख लेते हैं जो सहकारी बैंकों से संबंधित है। तो सहकारी बैंक के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। पहला, केंद्रीय सहकारी बैंक किसी राज्य में जिले स्तर पर सहकारी बैंक में सर्वोच्च संस्था होती है। तो ध्यान रखें जिसको हम बोलते हैं सेंट्रल एक तरह से हमारी कोऑपरेटिव बैंक या जिला सहकारी बैंक, ये जिले स्तर पर सर्वोच्च होती हैं। तो इन्हें केंद्रीय सहकारी बैंक या जिला सहकारी बैंक कहा जाता है। तो जिले के स्तर पर ये सर्वोच्च सहकारी बैंक की संस्था है। राज्य सहकारी बैंक, राज्य के स्तर पर आप देखें तो सहकारी बैंक में सर्वोच्च संस्था होती हैं। दूसरा कथन भी सत्य है। प्राथमिक कृषि साख समितियां सहकारी बैंकों में सबसे अधिक और सबसे निचले स्तर पर संचालित होती हैं। तो भारत में जो सहकारी बैंक का तंत्र है उसमें 90% से ज़्यादा भाग आप देखें प्राथमिक कृषि साख समितियों का ही बनता है और ये सबसे निचले स्तर पर पूरे सहकारी बैंक के तंत्र में काम करती हैं। तो तीनों कथन यहाँ पर सत्य है, यानी हमारा उत्तर हो जाता है सी, सभी तीनों कथन सत्य हैं। तो आज के हम इकोनॉमी एसेंशियल के सत्र को यहीं पर समाप्त करते हैं और आगे आने वाले सत्रों में इसी तरह से कोई भी महत्वपूर्ण जो आर्थिक घटना होगी इसको हम विस्तृत रूप में चर्चा करेंगे, जिससे कि आपका यूपीएससी के संदर्भ में जो भी अलग अलग महत्वपूर्ण पक्ष हैं वो आपको स्पष्ट हो पाएँ। हमारी इस पहल के संदर्भ में आपके जो विचार हैं आप कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिए। अगर हमारी इस पहल को अगर आप पसंद कर रहे हैं तो ज़रूर इसे एक तरह से आप लाइक करें, शेयर करें और एक तरह से अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं करा है तो हमारे यूट्यूब चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें। तो आज के सत्र को यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी अपना बेहतर तरीके से ध्यान रखें। धन्यवाद।